कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? अपने बारे में भी बताऊं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए फिर आज हम देखने वाले हैं राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। आज हम बेसिकली राज्यसभा का गठन हुआ अप्रैल 1952 में। गठन कब हुआ? अप्रैल 1952 में। और इसकी प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। पहली बैठक, पहला अधिवेशन कब हुआ इसका? 13 मई 1952 को। ठीक है, याद रखिएगा आप, 13 मई 1952 को इसका की पहली बैठक हुई। परंतु जो हम आज इसका नाम देखते हैं राज्यसभा, पहले इसका इस नाम से नहीं बुलाया जाता था। पहले इसका क्या नाम था, क्या नाम कहकर संबोधित किया जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम कहा, किस नाम से संबोधित किया जाता था राज्यसभा को? पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से संबोधित किया जाता था। और वर्तमान समय में जो इसका नाम राज्यसभा है, वो नाम इसका 23 अगस्त 1954 से पड़ा था। 23 अगस्त 1954। याद रखिएगा ये डेट। शुरू में इसका नाम राज्यसभा नहीं था, इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। और 1954 में इसका नाम बदलकर या हिंदी में राज्यसभा कर दिया गया। इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ उच्च सदन के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। किसको? राज्यसभा को। 1919 के अधिनियम, ये देखिए आप अब इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये अभी वर्तमान समय में नहीं है, पहले से भी अस्तित्व में थी। इसका रूप पहले क्या था? भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में द्वितीय सदन यानी कि दूसरे सदन का प्रारंभ या आरंभ कब से होता है, तो 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से। याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन कब आया था? 1918 में। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम में वर्तमान के विधानमंडल के दूसरे सदन के तौर पर, देखिए जो 1918 में, कब? 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन आया था। उसकी जो उसमें जो बातें की गई थी, उसमें प्रावधान किए गए थे, उन्हीं को लागू करने के लिए 1919 का अधिनियम लाया गया था। ये बात मैंने आपको बताई है जब इससे पहले लेक्चर, जब हम अधिनियम पढ़ रहे थे तब। 1919 के अधिनियम में वर्तमान के विधानमंडल के दूसरे सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट के गठन का प्रावधान था। देखिए 1900 बात की होना चाहिए दूसरा सदन, कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, और उसी के आधार पर 1919 का अधिनियम लाया गया था। और उस 1919 के अधिनियम में ये कहा गया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट नामक दूसरा सदन होना चाहिए, तथा जिसका गठन कब हुआ था? इसका गठन अस्तित्व में कब आई? होना चाहिए, ये कह दिया गया था 1919 के अधिनियम में, परंतु ये अस्तित्व में कब आई? 1921 में। इसके आधार बहुत सीमित थे, बहुत बड़े स्तर पर इसको अधिकार नहीं मिले हुए थे। बेसिकली इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? गवर्नर जनरल। पदेन अध्यक्ष का कार्य कौन करते थे काउंसिल ऑफ स्टेट का? गवर्नर जनरल। परिसंघीय सदन, ये एक शब्दावली है, याद रखिएगा। परिसंघीय सदन पॉलिटी की शब्दावली है ये। और अगर आप इसको देखा जाए कि इस परिसंघीय सदन को का मतलब क्या होता है, तो ऐसी सभा जिसका निर्वाचन राज्यों तथा 2 संघ राज्यों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर परिसंघीय सदन है ना, इसका निर्वाचन में बेसिकली राज्य के मेंबर भी भाग लेते हैं, और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी भाग लेते हैं। पहला तो दिल्ली है, दूसरा आप लोग सर्च कीजिए, पता लगाइए कौन सा है। सभी राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बेसिकली सब राज्य की जनसंख्या अलग है, तो प्रतिनिधित्व भी समान नहीं है। राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। मैंने आपसे कहा ना कि सभी राज्यों का जो जनसंख्या अलग है, तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाले जो मेंबर उनकी संख्या भी उन्हीं के आधार पर निर्धारित की जाती है। जिस
राज्य में जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ है, सीटों का आवंटन हुआ है राज्यों से राज्यसभा के लिए। संविधान के अनुच्छेद 80 किसमें, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित कर दी गई है। कितनी की गई है, 250। परंतु वर्तमान में कितनी सीटों पर चुनाव होते हैं, 245 पर ही चुनाव होते हैं। मैंने आपको बताया लोकसभा में भी सदस्य संख्या 200 जो लोकसभा में निर्धारित की गई है सदस्य संख्या, उससे कम ही पर चुनाव होते हैं जब लोकसभा आपने देखी, क्योंकि हो सकता है किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिला दिया जाए, किसी राज्य में विलय कर दिया जाए, या फिर उसका आकार छोटा कर दिया जाए, किसी के साथ उसको, ये जैसे आपको अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ था। हो सकता है इसी तरह किन्हीं दो राज्यों का विलय करें तो सीटों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है समय समय पर, इसलिए बेसिकली एक्स्ट्रा सीटें कुछ रखी गई हैं। तो इसलिए संविधान के किस अनुच्छेद में संख्या निर्धारित की गई है, ये याद रखिएगा। 80 में कितनी निर्धारित की गई है, 250। वर्तमान में कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, 245 पर, जिनमें से 233 सदस्य 233 सदस्य राज्यों व दिल्ली तथा पुदुचेरी से होते हैं। याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी यही मिल गया। तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। आपने देखा कि 12 सदस्यों का आप जब राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ाया जा रहा था तो उसमें बताया थे कि राष्ट्रपति जी लोकसभा में 2 मेंबर निर्वाचित करते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से। कहाँ से, आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं 2 राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा में सदस्य। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, 12। कितने, 12। और इनका क्षेत्र क्या है, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। याद रखिएगा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में बेसिकली विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इनको बहुत ज्ञान होता है, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, याद रखिएगा, क्षेत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है और पता भी होना चाहिए। 4th अनुसूची, 4थी अनुसूची में क्या है, राज्य व केंद्र शासित क्षेत्रों का राज्यों में सीटों का बंटवारा है। आप 4th अनुसूची में देखेंगे कि राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए राज्य में सीटों का बंटवारा है 4th अनुसूची में, कि कितनी सीटें होनी चाहिए। इस बारे में कहाँ देख सकते हैं हम, 4th अनुसूची में देख सकते हैं। सीटों का बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया है वहाँ पर। 84 आर्टिकल, 84 अनुच्छेद, क्या कहा गया है, संसद हेतु पात्रता अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। यानी कि अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो आपके लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, कि क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या योग्यता है आपके लिए, वो किसके में बताई गई है कि हाँ जी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, या आपको इतनी उम्र, आपकी जो एज, इतनी उम्र इतनी होनी चाहिए, एज बेसिकली। तो ये सब क्या होती है, अर्हताएं। और ये किस आर्टिकल में बताई गई है संसद के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 84, 84। और निरर्हताएं यानी कि कौन सदस्य नहीं बन सकता, वो 102 में, आर्टिकल 102 में बताया गया है कि बेसिकली कौन सदस्य नहीं बन सकता, ये इस संसद का, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 102 में। और कौन बन सकता है इसके बारे में बताया गया है 84 में। सभापति, उपसभापति, बेसिकली राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, आप लोकसभा में अध्यक्ष देखते हैं, उनके जो बैठक होती हैं, उनको जो संबोधित करते हैं उनको क्या बोला जाता है, अध्यक्ष बोला जाता है। और इनमें क्या कहा जाता है, सभापति। सभापति और उपसभापति, ये 2 मेन पद हैं राज्यसभा के। सभापति तथा उपसभापति के कार्य क्या है, सभा की कार्यवाही का संचालन करना, यही कार्य है ना उनका, सभा की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करना, नियमों को ध्यान में रखते हुए। भारत के उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। जैसे वर्तमान समय में एम वेंकैया नायडू जी हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राष्ट्रपति जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं।
बेसिकली क्योंकि वो कार्य राष्ट्रपति जी के तौर पर तब करेंगे जब राष्ट्रपति जी कहीं बाहर हों या फिर बीमारी से ग्रस्त हों या अपनी सीट पर नहीं हैं, तब उनका कार्य वहाँ शुरू होता है उपराष्ट्रपति जी का। परंतु इतने टाइम वो क्या करेंगे, तो इतने टाइम वो ये करते हैं कि वो राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालते हैं। और उपसभापति किसको चुना जाता है? सभा ही अपने सदस्यों में से एक उपसभापति को चुन लेती है। ठीक है, सभा ही अपने सदस्यों में से, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हीं मेंबरों में से एक को उपसभापति चुन लेती है। अगर सभापति मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति ही कार्यवाही का संचालन करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल होता है। मान लीजिए आप सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तो अब कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? तो इसके लिए बेसिकली क्या कहा गया है, राज्यसभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल होता है। इनके नाम का निर्देशन सभापति जी के द्वारा किया जाता है। एक पैनल बना दिया जाता है, उन्हीं में से कोई एक मेंबर होगा। अगर दोनों नहीं है, सभापति जी भी नहीं है, उपसभापति जी भी नहीं है, तब इसी पैनल में से किसी एक मेंबर को अध्यक्षता के लिए बैठना पड़ता है सीट पर सभापति जी की। ठीक है, और वही कार्यवाही का संचालन करता है। और इनका नाम कौन सुझाता है, नाम कौन निर्देशित करता है? इनका सभापति जी के द्वारा। इनके नाम का निर्देशन सभापति जी के द्वारा किया जाता है। सभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में इन्हीं पैनल के सदस्यों में से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का संचालन करता है। बात मैंने आपसे कही ना कि बेसिकली अगर सभापति और उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हैं किसी कारण से, तो कार्यवाही का संचालन कौन करेगा? तो जो पैनल गठित किया जाता है, इसी पैनल में से कोई भी एक सदस्य, कोई भी एक मेंबर सभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। महासचिव, ये भी एक बहुत बड़ा पद होता है। नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा ही महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और ये महासचिव किसका? राज्यसभा का महासचिव है। इसी तरीके से लोकसभा में भी होता है। रैंक, ये किस रैंक के अधिकारी होते हैं? बेसिकली रैंक संघ के सर्वोच्च सिविल सेवक, ये जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उन्हीं के रैंक के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के समान रैंक होती है इनकी, महासचिव की। इनका कार्य क्या है? संसदीय मामलों पर सलाह देना। बेसिकली ये संसदीय मामलों पर सलाह देते हैं तथा राज्यसभा के सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। जो राज्यसभा का अपना सचिवालय है, उसके प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कौन? महासचिव। तथा अभिलेखों के, जो राज्यसभा के अभिलेख हैं, उनके संरक्षण का भी कार्यभार इन्हीं के ऊपर होता है, महासचिव के ऊपर। और ये किसके निर्देश पर कार्य करते हैं? सभापति द्वारा निर्देशित तथा उन्हीं के नियंत्रण में कार्य करते हैं। महासचिव सभापति के निर्देशन पर तथा उन्हीं के नियंत्रण पर कार्य करते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बेसिकली आपको पता है ना ये बात कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वो अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। हम और आप, जिसने भी 18 साल की आयु पूरी कर ली है, वो चुनाव में वोट देने जाता है। परंतु राज्यसभा के लिए तो हम और आप वोट देने नहीं जाते ना। बेसिकली इसके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, कब? प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर वैसे पूछा जाए कि कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। जो इनके 1/3 1/3 मेंबर हैं, वो प्रत्येक दूसरे वर्ष के समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल ये देखिए 6 वर्ष है। और आयु क्या है? बेसिकली आप कब राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? जब आप 30 वर्ष के हों, यानी कि
30 साल के जब आप हो चुके हो तब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा के लिए आयु कितनी है? 25। अब यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 1/3 मेंबर प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जब पहली बार इसका गठन किया गया होगा तो बड़ी दिक्कत हुई होगी। तब कैसे किया गया होगा? तो ये देखिए संख्या 2, 4, 6 इस अनुपात में सदस्यों को चुनाव हुआ था। यानी कि कुछ सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त हो गए। बेसिकली उन्हें कहा गया कि आपको दोबारा नॉमिनेट कर देंगे, दोबारा राज्यसभा का सदस्य बना लेंगे, परंतु अभी आपको 2 साल के लिए जाना पड़ेगा। कुछ 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो गए, कुछ का कार्यकाल 4 साल के लिए रखा गया और कुछ को 6 के लिए। तो 2, 4 और 6 इस हिसाब पर सदस्यों ने अपना कार्य किया और उसके बाद सुचारू रूप से प्रत्येक अपनी, जब भी कोई अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो वो 2 वर्ष यानी कि 1/3 मेंबर प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। प्रथम शुरुआत यहाँ से हो गई थी, क्योंकि जैसे ही 2 साल होते हैं तो कुछ सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। तभी तो प्रथम तौर पर 2, 4 और 6 के लिए रखा गया। यानी कि जो पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था उसमें जो सदस्य चुन के आए थे, उन्होंने कुछ सदस्यों ने 2 साल तक कार्य किया था, कुछ ने 4 साल तक और कुछ ने अपना पूरा 6 साल का कार्यकाल पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद जो गठन हुआ वो सुचारू रूप से चल रहा है। यानी कि 6 साल का कार्यकाल सभी सदस्य पूरा कर लेते हैं और प्रत्येक 2 साल पर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपना पूरे 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 मेंबर। राधाकृष्णन, बेसिकली ये देखिए 1, 2 यानी कि राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, ये ऐसे 6 राष्ट्रपति जी हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति जी का पद को सुशोभित किया है और साथ ही साथ राष्ट्रपति जी के पद को भी सुशोभित किया है। और उपराष्ट्रपति जी रहे ये तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति भी रहेंगे। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे कितने राष्ट्रपति जी हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे। तो 6 नाम ये आपको बता ही दिया, राधाकृष्णन जी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण। और ऐसे कितने राष्ट्रपति जी हैं जो राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं, तो वो भी यही 6 होंगे। और ऐसे कितने उपराष्ट्रपति जी हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है, तो वो भी ये 6 ही हैं। याद रखिएगा, बेसिकली प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं राज्यसभा के चुनाव जब होते हैं तो हम और आप वोट देने नहीं जाते। तो इसकी चुनाव की क्या प्रक्रिया है, नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।